And I'm going to start with the endocrinology past. UQ's first question is, how does cyclic AMP mediate hormonal action at cellular level? And which hormone obeys cyclic AMP mechanism? एड्रेनालाइल साइक्लेज साइक्लिक AMP साइक्लिक मैसेंजर जो है वो हमारे पास बाइंड कराता है। सबसे पहले हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर के साथ। उसके साथ लगी होती है हमारे पास जी प्रोटीन के अंदर जो अल्फा सब यूनिट होता है उसकी होती है जीडीपी एक्टिविटी। जीडीपी एक्टिविटी के जीटीपी को रिप्लेस कर दिया जाता है जीटीपी से। जब ये जीटीपी से रिप्लेस होती है तो इसका अल्फा सब यूनिट जो है वो डिटैच कर जाता है। वो डिटैच करके जाता है एड्रेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एड्रेनालाइल साइक्लेज एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाता है। फिर ये साइक्लिक एएमपी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता है, लाइक प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन के अंदर हेल्प करता है और प्रोटीन काइनेज ए की को इनएक्टिव से एक्टिवेटेड कराता है। वो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो प्रोटीन की कराता है फॉस्फोराइलेशन और सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। साइक्लिक एएमपी जो है हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जी प्रोटीन के ऊपर। हमारे पास साइक्लिक एड्रेनालाइल साइक्लेज से जी प्रोटीन जो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनालाइल साइक्लेज को। साइक्लिक एएमपी जो है वो हमारे पास कन्वर्ट कराएगा जी प्रोटीन हमारे पास कैटालाइज कराएगा वो कन्वर्जन, जिसके अंदर एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज हो जाएगी। ये साइक्लिक एएमपी हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन इन द सेल को ट्रिगर करेगी और बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस कराएगी। इस तरह से हमारे पास साइक्लिक एएमपी सिस्टम काम करता है। साइक्लिक एएमपी सिस्टम के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं इसके अंदर हमारे पास तकरीबन तमाम एंटीरियर पैट्यूटरी वाले हार्मोन्स जो थे वो सारे आ जाते हैं। एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, पीटीएच तो नहीं, खैर एंजियोटेंसिन 2, कैल्सिटिनिन, कैटाकोलामाइंस वगैरह। उसके अलावा सीआरएच, एफएसएच, ग्लूकागॉन, एचसीजी, पैराथॉर्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वेसोप्रेसिन, ये सारे जो हैं हमारे पास साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन के जरिए एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन डवार्फिज्म एंड क्रेटिनिज्म? डवार्फिज्म के अंदर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की होती है डेफिशिएंसी या फिर सोमैटोमेटिन सी यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की होती है डेफिशिएंसी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसके अंदर हमारे पास सारे फिजिकल पार्ट्स जो है बॉडी के वो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिक्रीज होता है। पीपल का होता है शॉर्ट स्टेचर और एज ऑफ 10 के अंदर उसके बॉडी फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे 4 या 5 साल का बच्चा है। ठीक, क्रेटिनिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डेफिशिएंसी, एक्सेसिव डेफिशिएंसी होती है थायराइड हार्मोन की फीटल लाइफ में, इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड या तो लैक कर रहा होता है या फिर थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन नहीं बना सक रहा होता ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट या लैक ऑफ आयोडीन की वजह से। इससे हमारे पास इंपेयरमेंट होगी बॉडी ग्रोथ की, मेंटल रिटार्डेशन, स्लगिश मूवमेंट्स होंगी। स्केलेटल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू से ज़्यादा इनहिबिटेड होगी और डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होगी। इसके अंदर हमने कहा था कि प्रोपोर्शनेट, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन के अंदर बॉडी की ग्रोथ होगी। इसके अंदर हमारे पास डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। इसके अंदर हमारे पास ओबीस, स्टॉकी, शॉर्ट अपीयरेंस होगी और सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो एक्सेसिवली इनलार्ज होंगे। टंग जो है वो इतनी लार्ज हो जाएगी वो स्वेलिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, ब्रीदिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, जिससे हमारे पास ग्लटरल ब्रीदिंग आएगी और चाइल्ड जो है वो चोक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सबसे पहले हमारे पास आयोडीन पंप एक्ट करता है। आयोडीन पंप जो है वो सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर है। ये आयोडाइड ट्रैपिंग के अंदर हेल्प करता है। ये पंपिंग कैसे चीज होती है कि सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर जो है वो को ट्रांसपोर्ट कराता है दो सोडियम और एक आयोडीन के मॉलिक्यूल को along the basolateral membrane of the plasma membrane, ठीक है, into the cell के अंदर आ गया। आयोडीन एटीपीएस पंप जो है वो हमारे पास सोडियम को वापस से आउट ऑफ द सेल भेज देता है ताकि हमारे पास लो इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन हो और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सोडियम की होती रहे सेल के अंदर, को ट्रांसपोर्ट वाली जो हो रही है। दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड सेल के अंदर करेगी इंक्रीज। सेल के अंदर आयोडाइड को कंसंट्रेट करने को ये प्रोसेस को कहते हैं हम आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग के बाद हम आयोडाइड को कन्वर्ट कराते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में यानी कि नॉर्मल आयोडीन के अंदर या नेसेंट आयोडीन के अंदर या ट्राई आयोडाइड आयन के अंदर। इस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं ताकि वो हमारे पास टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अमीनो एसिड के साथ कंबाइन कर सके, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन। फिर होती है उसकी ऑर्गेनिफिकेशन थायरोग्लोबुलिन की। आयोडीन जो है वो बाइंड कराती है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में, इसको कहते हैं हम ऑर्गेनिफिकेशन। अब अगर हमारे पास थायरोग्लोबुलिन जो है उसके अंदर एक आयोडीन मिलेगी तो हमारे पास मोनो आयोडो टायरोसिन बनेगा, 2 मिलेंगी तो डाइआयोडो, फिर मोनो और डाई मिलकर बनाएंगे हमारे पास T3 और डाई और डाई मिलकर बनाएंगे T4 और अगर डाई और मोनो मिलेंगे तो रिवर्स T3। इसके बाद होगी हमारे पास एंडोसाइटोसिस थायरोग्लोबुलिन और थायराइड हार्मोन कम्प्लेक्स की फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, और हमारे पास स्क्रीशन हो जाएगी, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इस कम्प्लेक्स की और स्क्रीशन हो जाएगी थायराइड हार्मोन की। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमने करानी है आयोडाइड ट्रैपिंग। सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर 2 सोडियम के मॉलिक्यूल एक आयोडीन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द थायराइड एसिनार सेल या थायराइड फॉलिकुलर सेल। इसके अंदर जब आयोडाइड आ जाएगा तो सोडियम को वापस से पंप कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द एटीपीएस पंप। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर हमने कर ली आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग के बाद हमारे पास ये हमारे पास बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हुआ जो ब्लड के पास थी। आयोडाइड ट्रैपिंग के बाद हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन के अंदर एक पैंटोरिन का मॉलिक्यूल है जो कि इसको पंप कर देगा इनटू द कोलाइड और हमें इसकी करा देंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो आयोडाइड को नेसेंट आयोडीन या ट्राई आयोडाइड आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन। तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास इसकी होगी ऑर्गेनिफिकेशन विद द थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के साथ जब ये मिलेगा तो हमारे पास टायरोसिन रेजिड्यू के साथ अगर एक आयोडीन मिलेगा तो मोनोआयोडो, 2 मिलेंगे तो डाइआयोडो, मोनो और डाई मिलकर बनाएंगे ट्राइआयोडो, डाई और डाई मिलकर हमारे पास बनाएंगे टेट्राआयोडो थायरोनिन या T4 और डाई और मोनो मिलकर बनाएंगे रिवर्स T3। इस तरह से हमारे पास सिंथेसिस होगी हार्मोन, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होगी और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी थायराइड हार्मोन की तो पिनोसाइटोटिक वेसिकल के जरिए ये हमारे पास सेल के अंदर आएंगे।
फिर सेल के अंदर हमारे पास मोनो डाइआयोडोथायरोनिन, ये तो हमें नहीं चाहिए ना ब्लड में, इनकी करा देंगे डीआयोडीनेशन, इनकी टायरोसिन दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी, आयोडीन दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी, और जो हमारे पास T3 और T4 हैं और रिवर्स T3 हैं, इनको करा दिया जाएगा ब्लड में रिलीज, और ये ब्लड में अलॉन्ग विद एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ट्रैवल कर दिए जाएंगे जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो मच सिंपलर एंड ओनली द रट्टा, व्हाट आर द डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम ऑफ हार्मोनल एक्शन। 5 हमारे पास सेकंड मैसेंजर होते हैं, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम कैलमोडोलिन एंड IP3 एंड DAG, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल। इसके बाद फिर से यही क्वेश्चन, हाउ थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम की हमें बतानी है फीचर्स। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास सबसे पहले बफलो लाइक हम्प और राउंड मून फेस, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर और वर्टाइगो यानी कि चक्कर आएंगे, ब्लरी विजन, एक्नी, फीमेल बाल्डिंग, वाटर रिटेंशन होगी, क्योंकि हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम के अंदर सारे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है वो ज्यादा हो रहे हैं। एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो सॉल्ट रिटेंशन होगी जिससे हाइपरटेंशन वगैरह आएगी, कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो शुगर रिटेंशन होगी जिससे ब्लड शुगर वगैरह ज्यादा होगी। इसके अलावा पर्पल स्ट्रायन, स्किन स्लीप डिसऑर्डर होगी, फैटीग होगी, और हमारे पास कंजेनिटिव डेफिशिएंसी होंगी, और स्वेयर, डिप्रेशन, हिर्सुटिज्म, इस तरह की चीजें हमारे पास आएंगी और इसको हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। इसके साथ हमारे पास है फीचर्स ऑफ टेटनी। फीचर्स ऑफ टेटनी के लिए हमने टेटनी को ही निमोनिक बना लिया है। ट्राउजियो साइंस आएंगे, एक्साइटेबिलिटी, टॉनिक कंट्रैक्शंस, एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन, numbness and choastic sign. Features of tetany are low ECF calcium. Nervous system जो है वो excitable हो जाएगा, muscle cramps और spasm में जाएंगे, कार्पोपिडल सिंड्रोम होगा, numbness होगी, tingling sensations, stridor, सीजर और ट्रोजियो साइन। ये हमारे पास है फीचर टेटनी के। और कुशिंग सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो बफलो लाइक टॉर्सो, एडेमेटस यानी कि मून फेस, एडेमेटस अपीयरेंस ऑन फेस, एक्नी, हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ होगी। इसके बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मसल वीकनेस, सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी, पर्सिस्टेंट इन्फेक्शंस की वजह से, स्ट्राया ऑन एब्डोमेन और ऑस्टियोपोरोसिस। Next question is what are the action of cortisol on protein metabolism? How is cortisol secretion regulated? cortisol जो है हमारे पास प्रोटीन के ऊपर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से माइनोसाइट को कराता है मोबिलाइज और उनको ले जाता है ब्लड के जरिए। ब्लड का माइनोसाइट का लेवल बढ़ जाएगा, इस तरह उनको सारे को हेपेटिक सेल्स के अंदर ले जाएगा, लिवर के अंदर, वहां पे ले जाके हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। यहाँ पास cortisol का एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से माइनोसाइट्स को निकालेगा यानी कि मसल्स की वेस्टिंग वगैरह कराएगा, और हमारे पास ब्लड के अंदर माइनोसाइट कंसंट्रेशन हो जाएगी इंक्रीज, और हमारे पास ये ले जाएगा सारी की सारी प्रोटीन्स को लिवर, माइनोसाइट्स को लिवर में, वहां पे ले जाके बनाएगा प्लाज्मा प्रोटीन्स और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल की अगर हम बात करें तो कॉर्टिसोल जो है वो एक प्रोटीन है CRF जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज की जाती है, वो हमारे पास आके एंटीरियर पाइट्यूटरी करती है, वहां से ACTH रिलीज कराती है। ACTH जो है वो कॉर्टिसोल को रिलीज कराता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि एक तरतीब से जाए तो हाइपोथैलेमस से आता है हमारे पास CRH, वो जाके एक्ट करता है एंटीरियर पाइट्यूटरी पे, वहां से ACTH की रिलीज कराता है। ACTH जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जोना फेसिकुलेटा के ऊपर एक्ट करता है और हमारे पास वहां से कॉर्टिसोल को रिलीज कराता है। कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अपने कॉज करता है, लाइक प्रोटीन, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कराता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह कराता है, हेपेटिक प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। स्टिमुलस क्या होते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल की रिलीज के लिए? स्ट्रेसेस लाइक ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ऑपरेशंस, कुछ भी इस तरह के स्ट्रेसेस होंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास कॉर्टिसोल को रिलीज होना ही होना है। उसके अलावा हमारे पास सर्केडियन रिदम्स के नेगेटिव कंट्रोल, कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास CRF, अगर कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो ऊपर से ACTH को भी बंद कराएगा, CRH को भी बंद कराएगा। सर्केडियन रिदम रेट ऑफ CRF एंड ACTH ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कब हाई होता है? अर्ली मॉर्निंग में, और इवनिंग के अंदर लो होता है। सर्केडियन रिदम का इससे ये रिलेशन है। इस तरह से हमारे पास कॉर्टिसोल की रेगुलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ यंग मैन रिपोर्टेड टू हिज फैमिली डॉक्टर विद द कंप्लेंट्स ऑफ पैल्पिटेशन, लॉस ऑफ वेट, इंक्रीज एपेटाइट, इनटॉलरेंस टू हीट। इनटॉलरेंस टू हीट एक इंपॉर्टेंट क्लू है इस क्वेश्चन में। उस बंदे को क्या डिजीज होगी? हमें साफ पता चल रहा है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म होगी, क्योंकि वो इनटॉलरेंस है उसकी हीट के लिए। बॉडी हीट को इंक्रीज कराता है हमारे पास थायराइड हार्मोन बाय कंट्रोलिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंदे को क्या डिजीज है? उसको है हाइपरथायराइडिज्म, टॉक्सिक ग्वाइटर थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज। इसके बाद हमारे पास उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? फ्री T3 और T4 के लेवल कराएंगे जो कि होंगे हमारे पास हाई, और TSH का लेवल कराएंगे जो कि होगा हमारे पास लो। इसके बाद हमारे पास कॉज क्या है डिजीज की? कॉज ये है कि हमारे पास प्राइमरी मल्टीन्यूक्लियर गोइटर है टॉक्सिक, जिसको ग्रेव्स डिजीज के अंदर होता है, यहाँ पे सॉलिटरी टॉक्सिक एडिनोमा, यानी कि हमारे पास यहाँ तो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से ग्रेव्स डिजीज हो गई है। यहाँ पे हमारे पास टॉक्सिक एडिनोमा यानी कि कोई कैंसर या ट्यूमर वगैरह बन गया है थायराइड ग्लैंड में। यहाँ पे हमारे पास सब एक्यूट साइलेंट थायराइडाइटिस है यानी कि थायराइड इन्फ्लेम किया। सेकेंडरी कॉजेस क्या है कि TSH, यानी कि जो हमारे पास ऊपर से एक्सक्रीशन के लिए स्टिमुलस आ रहा है TSH, उसके अंदर कोई ट्यूमर है, पाइट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है। और यहाँ पे हम T3 और T4 को एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या फिर एक्टोपिक थायराइड टिश्यूज। ये हमारे पास इसके प्राइमरी कॉज है और ये हमारे पास इसके सेकेंडरी कॉज। सिंपल जुबान में अगर हम कहें तो उसको हुई है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर्स जो हैं वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जिनको हम कहेंगे लैड्स। वो एंटीबॉडीज जो है वो सेम रिसेप्टर ऑफ थायराइड सेल पे एक्ट करेंगे, वहाँ से T3 और T4 की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। लोकलाइज्ड एडिनोमा भी हो सकता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड का, जिससे हमारे पास T3 T4